हमने स्टिशियोमेट्री कर ली, मास मास भी, मास वॉल्यूम भी, वॉल्यूम। अब उसकी दो छोटी बातें होगा। एक छोटी बात का ताल्लुक उस बात से है जो हमने पढ़ी है, एक ताल्लुक उस बात से जो हमें पहली दफा पढ़ी है। जो हमें पहली दफा पढ़नी है वो है परसेंटेज मीन। ये क्या है? बात ये है कि आपने जितने भी सवाल किए, चाहे वो मास मास के थे, मास वॉल्यूम के थे या वॉल्यूम, हमें रिएक्शन दिया गया और कभी मास और कभी वॉल्यूम गिवन दिया गया और कभी मास और कभी वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया। नॉर्मल ज्यादातर हमने रिएक्टेंट देकर आपसे प्रोडक्ट पूछा, निकाल दिया। अभी जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है इसको हम कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल यील्ड, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by stoichiometric calculation। यानी जितनी दफा आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाला है, चाहे मास या वॉल्यूम, तो वो जो आपका आंसर आया दैट इज कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल। वो इस अजम्पशन के साथ आया था कि ये जो रिएक्शन हमने आपको दिया है ये इसका रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में तब्दील हो गया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अक्सर ये जुमला सुना है ना कि किताबों की दुनिया और असली दुनिया में फर्क है, बहुत सुनने को मिलेगा। जब आप 5 साल तक 20 वर्ष के डॉक्टर बनेंगे, MBBS करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके कान में फिर ये आवाज आएगी कि बेटा ये तो अभी पढ़ा है। अब रियल लाइफ प्रैक्टिकल इन सब बातों का जो आपने पढ़ा है इट्स डिफरेंट, तभी तो आपको हाउस जॉब करनी है। तो अब आपको वो सब अप्लाई, और जब अप्लाई करेंगे तो एक नहीं कई जगहों पर आपको कहा जाएगा, टोका जाएगा, अच्छा बुक में ऐसे लिखा होगा, यहाँ ऐसे करना है। तो रियलिटी जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज से डिफरेंट होती है, हर शोबे में ऐसे होता है। तो हमारे यहाँ भी यही है, आपने ये अज्यूम किया सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया तो ये प्रोडक्ट होगा, इसलिए जो आपका आंसर है वो कैलकुलेटेड है, प्रैक्टिकल। तो क्या असल में ऐसा नहीं होता, सीधी सी बात है। अभी इंशाल्लाह वो टॉपिक भी पढ़ेंगे, छठा चैप्टर था सबसे, क्या नाम था, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यही है कि दुनिया में सारे रिएक्शन थोड़े या ज्यादा रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देते हैं। इसका मतलब है 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा ही नहीं पाता। दुनिया में एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा हो। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया? इसलिए ये हो गया पहला फैक्टर कि प्रैक्टिकली 100% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में नहीं भेजा जा सकता। एक बात, फिर दूसरी बात, प्रैक्टिकल कर कौन रहा है? हम आपसे तो सीधे तरीके से प्रोग्रामिंग को आपके रिएक्शन कर रहे हैं ना आजकल प्रैक्टिकल। इमेजिन कीजिए फर्स्ट ईयर भी और अभी जो ताजा वाला सेकंड ईयर होता क्या रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम, इस जगह बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस करने की गलती कर दी है तो जगह खराब हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम टीचर्स की तो निशानी हेड आ गया हमारे आज, तो ये देखना है कि बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमारे पास निशानी क्या है, उनकी टेबल देखते हैं, टेबल साफ सुथरी पड़ी हुई। अब वो लाख कह दे कि मैंने प्रैक्टिकल किया, सवाल ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करें और कोई चीज गिरे ना। हम करते हैं तो गिर जाती है, आपको फिर स्टूडेंट, तो जगह जितनी गंदी होगी इसका मतलब प्रैक्टिकल हुआ है। तो जब भी आप करिए कुछ ना कुछ चीज जाया होती है। जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम देते थे, मुझे याद है आज तक वही चल रहा था हमारे कैंपस में। हम स्टूडेंट थे, अब टीचर है तो हमें समझ आ गई। लैब कोट साफ सुथरा हो आपका, इसका मतलब आपने प्रैक्टिकल किया है।
सारे साल तो मैंने नहीं, आज तो मजबूरी थी, सब नए नए लैब कोट करते। मेरी रिकॉर्ड ये रहा कि एक ही लैब कोट खरीदा था 9th क्लास में, मास्टर से कोई चक्कर, उसका तो हशन नशर हो गया। तो मास्टर का प्रैक्टिकल में पहन के आता था तो कहते लगता है सारे साल तुमने ही प्रैक्टिकल किया, तो इतने धब्बे लग रहे थे चीज़ों में। ये निशानी काम किया है। तो काम जब भी करेंगे कुछ ना कुछ रिएक्टेंट जाया जरूर। इन शॉर्ट रियलिटी ये है कि अगर कोई शख्स प्रैक्टिकल करता है तो वो जितना प्रोडक्ट हासिल करता है वो थ्योरेटिकल से थोड़ा कम ही होता है। और दो मेजर रीजन होते हैं, एक तो तमाम रिएक्शंस रिवर्सिबल भी हैं, अब कुछ ज्यादा रिवर्सिबल होते हैं, कुछ बहुत थोड़े से होते हैं मगर होते जरूर हैं। और नंबर 2, आप इतनी परफेक्शन से प्रैक्टिकल नहीं कर सकते कि आप जरा सा भी रिएक्टेंट जाया ना करें। इसलिए प्रैक्टिकली जो आंसर हमें मिलता है जब हम लैब में जाकर कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारा आंसर थ्योरेटिकल आंसर से हमेशा थोड़ा सा कम होता है। अब अगर रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी थोड़ी सी है और मैं बहुत माहिर आदमी हूँ, मैंने बहुत एहतियात से काम किया है, तो मेरे आंसर में और थ्योरेटिकल आंसर में बहुत थोड़ा सा कम होगा, जो इस बात को जाहिर करेगा बड़ा एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन अगर थोड़ी लापरवाही से किया तो ज्यादा फर्क होगा। तो इस तरह प्रैक्टिकल आंसर थ्योरेटिकल आंसर से कितना दूर है इससे समझ आ जाती है कि प्रैक्टिकल करने वालों ने क्या एफिशिएंसी दिखाई है। अच्छी एफिशिएंसी है तो हमारे आंसर भी हो सकते हैं, बुरी एफिशिएंसी है तो तो इसका मतलब है जो प्रैक्टिकल करके हम निकालते हैं अमाउंट वो कहलाता है प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। ये दो लफ्ज इस्तेमाल ये हुआ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट। तो ऊपर वाला है कैलकुलेशन करके पता लगा है कि इतना बनना चाहिए और ये है इतना बना। हमारी कोई जिद नहीं है, आप हमसे ये कह सकते हैं सर हो सकता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एब्सोल्युटली इरिवर्सिबल नहीं होते लेकिन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं, और प्रैक्टिकल करने वाला भी बहुत एक्सपर्ट है। तो यस, हम कोई जिद नहीं कर रहे, तो हो सकता है एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड बराबर आ जाए, तो बराबर ही आएगी ना, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। तो उस सूरत में आपकी एफिशिएंसी हो गई 100%, व्हिच इज अ वेरी आइडियल केस, लेकिन यस इट इज पॉसिबल। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि यूजुअली क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम ये कहें कि इंटर के रिजल्ट्स के बाद किसी बच्चे की 100% परसेंटेज आ जाए, क्या आप ये नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इट वुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अ वेरी रेयर, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ टाइम में तो नहीं आई। अच्छा, अब अगर इसको और छोटा कर केमिस्ट्री में किसी का 100% है, बिल्कुल आ रहा है, फिजिक्स में आए बिल्कुल आ रहा है, बायोलॉजी में आए बिल्कुल आ रहा है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आए। कितनों के आते हैं हर साल 3-4 बच्चों होगा नहीं, इसका मतलब है हो सकता है मगर बहुत कम होता है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत अच्छे बच्चे भी हो तो 1-2 नंबर तो कहीं ना कहीं कट जाते हैं, यही हम भी कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब है जो आप कैलकुलेट करके अमाउंट निकालेंगे वो थ्योरेटिकल, जो प्रैक्टिकल करके अमाउंट निकालेंगे वो एक्चुअल। एक्चुअल थ्योरेटिकल से हमेशा थोड़ा सा कम होगा। इन दोनों की मदद से हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज यील्ड ये बताती है कि आपके प्रोसेस की एफिशिएंसी कितने परसेंट है। अगर 100% एफिशिएंसी हुई तो इसका मतलब होगा थ्योरेटिकल और एक्चुअल बराबर है। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का, ऊपर आती है एक्चुअल वैल्यू। याद रहे जब भी आप किसी भी चीज की परसेंटेज निकालते हैं ऊपर कम वाली आती है वैल्यू, नीचे बड़ी वाली। अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं जब आप, तो जो नंबर आपने हासिल किए वो ऊपर और टोटल नंबर नीचे। टोटल हमेशा ज्यादा ही होगा, ये तो नहीं होगा मैंने नंबर हासिल किए 85 टोटल तो 75, जादू हो गया दोनों। तो इसलिए ये भी निशानी है, एक्चुअल कम होता है हमेशा वो ऊपर आएगा, थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा होता है वो नीचे आएगा। मल्टीप्लाई बाय, अब चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर है
इसलिए जब हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हमें वही वाली बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि नंबर पड़े इस बारे में। लेकिन ज्यादातर चूंकि ये टॉपिक स्पेशली ऐड हुआ है, दैट वाज नॉट इन आवर फर्स्ट ईयर बुक। जैसे कुछ चीजें कटी हैं पीएमसी के सिलेबस में, तो कुछ चीजें छोटी छोटी सी ऐसी भी हैं जो हमने नॉर्मल में नहीं पढ़ी थी और अब आ गई। ये उसमें ये इस साल से हमारे सिलेबस में आ गया है। तो इस वक्त फर्स्ट ईयर पढ़ रही है उनके टॉपिक में, लेकिन आप जब पढ़ के आए थे तो आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला है। एक मैं रफली छोटा सा सवाल ही बना देता, लेकिन ज्यादा अहम इस बात की है कि वो आपसे ये बात पूछेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड से क्या मुराद है, जो आप कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल यील्ड जो आप प्रैक्टिकली निकालते हैं, और ज्यादा कौन सी होती है, थ्योरेटिकल। और फॉर्मूला अगर आपसे पूछेंगे तो ये तीन बातें तो पक्की पक्की याद हो। अब एक छोटा सा सैंपल क्वेश्चन अगर करें तो कुछ इस तरह बनेगा। थ्योरेटिकल यील्ड of a particular reaction is 60 gram if practically 45 gram is formed. Calculate percentage साफ साफ सवाल में लिखा भी हुआ है और हमें अंदाजा भी, जो बड़ी वैल्यू होगी जो थ्योरेटिकल में वो नीचे आएगी, छोटी वैल्यूज है प्रैक्टिकल या एक्चुअल वो ऊपर आएगी। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम 45 रखेंगे ऊपर, 60 होगा नीचे और मल्टीप्लाई बाय। अब अगर आप देखें तो हमने आसान वाले नंबर चूज किए, 15 का डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो 3 और ये 2, ये बन गया। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें 300 और 300 को 4 से डिवाइड करें 75%। मतलब है जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका 75% बना है और 25% इसी वजह से गायब हुआ। ये हो गई एक परसेंटेज। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाना है वो हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, लेकिन आपको यहाँ है वो है लिमिटिंग एक्सेस इसका भी ताल्लुक इस बात से है कि जनाब हमने आपको कैलकुलेशन तो सिखा दी, मास की, मास वॉल्यूम की वॉल्यूम। अब हम चाहते हैं कि उस कैलकुलेशन के साथ रिएक्शंस की थोड़ी सी रियलिटी वाली एक्सपीरियंस भी आपको दें कि अगर रिएक्शन हमें खुद करने पड़े तो और कौन कौन सी बातों की समझ, और ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हमें याद हो हमने सबसे पहला मास का जो सवाल किया था ये उसकी इक्वेशन, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन कुछ यूं था कि अगर मीथेन 32 ग्राम हो तो बताइए वाटर के कितने ग्राम। अब हम आपके दिल में सोचने आ रहे हैं ऐसा कई सवालों को बाद में कि हमने रिएक्टेंट दिया प्रोडक्ट के साथ और रिएक्शन में एक नहीं दो रिएक्टेंट, हमने उसमें से एक का मास दिया और पूछ दिया आपसे प्रोडक्ट, तो दिल में ख्याल तो आएगा ना कि आपके पास मीथेन 32 ग्राम था, ऑक्सीजन कितना आपने बताया, मैंने पूछा, हमने तो ये कह दिया कि आप 32 ग्राम मीथेन अगर रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाए तो बताइए मॉडल। इस तरह हम सब ने बगैर कहे एक अजम्पशन कर दी और वो अजम्पशन ये थी कि दूसरा रिएक्टेंट यानी ऑक्सीजन वहां है और उसने मीथेन से रिएक्शन किया, उसकी टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, कैलकुलेशन सीख ली, अब हमने आप लेते ना टेंशन। अब ये बात तय है कि हर ऐसे रिएक्शन में ये अकेले थोड़ी रिएक्शन कर रहा है, ये इसके साथ मिलकर
फिर रिएक्शन करता है। क्योंकि हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे, सिंपल पहले सिखाना चाहते थे, तो हमने कहा जिसका मास हमने दिया है ना बस उस पर फोकस करो, उसके अलावा जो चीजें इग्नोर, वो है आपकी टेंशन है। आप ये समझो कि बस मीथेन ने रिएक्शन कर दिया, अब बताओ प्रोडक्ट ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम आपसे कह रहे हैं ओके, अब जरा स्टेप 2 पे आते हैं। अगर मीथेन रिएक्शन कर रहा है तो साथ में ऑक्सीजन भी है, तो जरा हिसाब लगाएं ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। ठीक है जी, इसको हटाते हैं। अगर ये रिएक्शन आपके सामने, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है 16, और 2 मोल O2 का मास कितना होगा, O2 होता है 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64। तो आप कहेंगे सर जब भी आप मीथेन का 16 ग्राम लाएंगे ना, आपके पास ऑक्सीजन 64 तब रिएक्शन उसे हो जाएगा। इसका मतलब है कोई शख्स एग्जैक्ट 16 मीथेन लेकर आए, एग्जैक्ट 64 ऑक्सीजन लेकर आए, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके खत्म हो जाए, पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, ऐसे ही होगा। अगर आप कितने आइडियल तरीके से फर्स्ट कीजिए, एक आदमी बेवकूफ है, कोई आदमी दूसरी जगह कारोबार चल रहा है, मुझे यहाँ भाई दुनिया में क्योंकि छमाल होते हमें क्या पता नहीं समझ। उसको हमने कहा ये 16 और ये 64 चाहिए, उसने क्या किया, मीथेन 60 लिया, ऑक्सीजन 70, तो उसे क्या ऐसे ही होगा कि इसके 16 से इसका 64 की रिएक्शन, 16 और 64 रिएक्शन करेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि आपने 70 लिया है तो 6 ग्राम ऑक्सीजन फालतू में पड़ा है। आप कहीं का बेवकूफ ज्यादा लेकर आए तो जरूरत नहीं, तो बता रहे हैं हमारे पास मीथेन 16 है तो 64 ग्राम लेकर, जिस 6 ज्यादा लेकर आए इसके पैसे कौन भरेगा। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। आपको भी अंदाजा हो रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन आप खामखाई जरूरत से ज्यादा ले आए, कितनी 6। अगर मैं एग्जैक्ट दोनों के मासेस दूं तो दोनों कंप्लीटली फ्रेश हो जाएंगे, मुझे कोई काम नहीं, कोई चीज मेरी एक्सेस नहीं आएगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, मीथेन खत्म मगर ऑक्सीजन बचा हुआ है, कितने ग्राम 6 ग्राम। ऐसी सूरत में हम कहते हैं अगर कोई ये इतना ज्यादा ले लिया गया है कि रिएक्शन खत्म हो गया और वो अभी भी पड़ा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं एक्सेस। और जो उसके मुकाबले में कंप्लीटली खत्म हो गया उसको हम कहते हैं लिमिटिंग। याद रहे, अगर कोई शख्स रिएक्शन करते वक्त अपने रिएक्टेंट्स का अमाउंट इक्वेशन के मोल रेशो के हिसाब से एग्जैक्ट ले ले तो फिर दोनों एक साथ खत्म होंगे, फिर कोई लिमिटिंग नहीं, कोई एक्सेस नहीं। टेक्निकली दोनों ही लिमिटिंग कहलाएंगे, एक्सेस कोई। ठीक है, वो मेरा केस नंबर 1 है, उसमें दोनों खत्म इसलिए कोई लगा नहीं। लेकिन जो नीचे वाला केस है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जितना चाहिए उससे आपने ज्यादा लिया है, इसलिए ऑक्सीजन कहलाएगा एक्सेस और दूसरा वाला कहलाएगा। और आपस की बात है, आमतौर पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो आप मुझे बताइए आपको ज्यादा आसानी किसमें है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके या ऐसे रखने में। और मीथेन को कैलकुलेट करके सिस्टम ऑक्सीजन जितना भी लेते बच जाएगा ना, वहां क्या होता है बाबा से तो लिया उसमें लिखा है, ठीक है नहीं। तो ये इसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, यहाँ तो मुझे देर लगेगी ना, एग्जैक्ट 64 ग्राम ले रहे हैं आज भी दावे से कह रहा हूँ। अब तो बैलेंस तो बहुत हमारे सेंसिटिव वाले हैं, मैं कहता हूँ वो वाला बैलेंस जो आपने 9th में यूज किया था, 2 पेन थे उसमें फिजिकल बैलेंस, उसमें अगर मैं आपसे ये कह दूं कि नमक ले आइए घर से और एग्जैक्ट 64 ग्राम नमक मुझे वे करके दे, यकीन जानिए आप जैसे लोग सुबह बैठेंगे और मेरे घर में खाना भी पक जाएगा, आपका नमक वे नहीं होगा, ये मैं दावे से कह रहा हूं। एग्जैक्ट 64, ये मैं तमाशे कई दफा कर चुका, जब मैं 9 में प्रैक्टिकल करता था मैं खतरनाक आदमी होता था, तो इसीलिए अल्लाह मैंने किसी की दुआ आ लगी है ऐसी क्या, उन्होंने कहा कि आदमी को बीमार करो प्रैक्टिकली नहीं करा, और मैंने लो भी जाता था बच्चों का। तो प्रैक्टिकल करना है, डेंसिटी का मतलब था बाद में होगा प्रैक्टिकल, आओ पहले दे करना सीखते हैं। और ये सबसे बेहतरीन टास्क है, 20 ग्राम NaCl ले करके दिखा बस। मैं 20 ग्राम रखा एक पैन में, वो तो बड़े मजे से आ जाए, प्यारे प्यारे उसके वेट
फ्रैक्शनल वेट तो बच्चों को इतने पसंद होते थे, हर दफा वो जेब में रख के ले आते थे, हमें हर दफा बाद में दोबारा खरीदने पड़ते थे। कई दफा तलाशियां लेते थे तो जेबों में से उठाते थे, पता नहीं क्या करते थे, उसके दांतों में मारते हो जाएगा। फ्रेंकली आपने रख दिया, अब आपने नमक रखा, अब वे आना चाहिए बिल्कुल ही, यानी ना निडल बीच में आनी चाहिए। होता क्या है प्रैक्टिकली, और खासतौर पे बच्चों के साथ देर मुझे भी लगेगी लेकिन इतनी नहीं लगेगी, बच्चों को तो अकल भी कम है ना, कोई पहली पहली दफा करो तो घबराते भी होते हैं। अब उन्होंने नमक पैन में डाला ज्यादा हो गया, आप स्पैचुला से थोड़ा सा निकाल दोगे, थोड़ा जरा ज्यादा हो गया। ये कहना बड़ा आसान है लेकिन प्रैक्टिकली वो बच्चा जब करता है वो बड़ा टाइम लगाता है, देख लो तो ज्यादा हो गया तो आप सोचो आप करें क्या, उनको समझाते हैं थोड़ा सा निकालो तो पूरा पैन उठा के वापस, अब थोड़ा निकालने को तो सारा नहीं सब किसे कर लेता हूँ, और अगर गलती से कह दिया हो कि 20 नहीं 21.5, तो इधर वाला वेट रखने में भी उन्हें बहुत मुसीबत पड़ गई। तो ये वे करना बड़ा मुश्किल है, जबकि अगर ये कहते हैं थोड़ा सा नमक ले लो, भैया पता मैं वे करना ही नहीं, तो इसका मतलब है प्रैक्टिकली हमारा इस सिचुएशन से बाहर आता है, इससे नहीं, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन। इससे पढ़ना इसमें लाजमी एक लिमिटिंग होगा, एक ऐसी चीज होगी जो ज्यादा है बच जाएगी, और एक ऐसी चीज होगी जो कम है खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब कौन सा सुनेगा? सबसे पहले तो मैं जरा की डेफिनेशन कवर करूं, तो अगर मैं आपके सामने कहूं लिमिटिंग क्या होगा तो और सारी बातें चार पहली लिमिटिंग की पूरी रिएक्टेंट that finishes first, ये निशानी है ना, दो में से जो पहले खत्म होता है, ऐसी बात है जो एक्सेस है वो तो बच जाएगा, तो जो पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग। अच्छा अब जो पहले खत्म हो जाए उससे क्या होगा, फिनिशेस फर्स्ट एंड स्टॉप्स पीरियड, पहले खत्म होगा और रिएक्शन को रोक देगा। तो देख लीजिए मीथेन खत्म हुआ, अब सिर्फ ऑक्सीजन बच गया, तो क्या अकेला ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो जैसे ही आपका मीथेन खत्म हुआ द प्रोसेस स्टॉप्स। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की पूरी इट फिनिशेस फर्स्ट एंड इट स्टॉप्स। तो जब ये रिएक्शन स्टॉप कर देगा तो इसका मतलब है जब तक मीथेन था प्रोडक्ट बनता था, जैसे ही मीथेन खत्म हुआ प्रोडक्ट बनना रुक गया। तो प्रोडक्ट का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा, यानी लिमिटिंग। तो मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक लिखूं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट and it is always less than required। ये इसलिए पहले खत्म हो जाता है कि इसकी जितनी जरूरत है ये उससे कम होता है, खत्म हो जाता है, और दूसरा वाला उसकी जितनी जरूरत है वो उससे ज्यादा होता है, इसलिए बच जाता है। तो अब जो एक्सेस है उसके लिए मैं क्या कमेंट्स लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट left after the limiting reactant is completely consumed. It is always more than required। तो ये तो हो गई डेफिनेशंस। अब इसके भी न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल से मुराद कि हम कैलकुलेट करके कैसे बताएंगे। तो मैंने ऐसी आसान सी एग्जांपल आपके सामने रखी कि आपको देख के पता चल रहा है कि कौन लिमिटिंग को कौन एक्सेस, लेकिन तो सवाल बनेंगे तो छोटी सी ट्रिक करनी होगी। यहाँ भी लेसन होगा
ठीक है, अगला सवाल। अब ये बात तय है, एक चीज, एक और जानते हैं कैसे वापस। अब से जब छोटे से हम अपनी ये बहुत छोटे होते थे, तो एक बड़ा मजे का खिलौना होता था, एक बंदर होता था और ढोल लेके वाला डम 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 इधर से बटन ऑन किया, डम 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 थोड़ा बनेगा। तो वो हमने किसी को गिफ्ट किया, उसमें 2 सेल लगते हैं, 2 पेंसिल। हर खिलौने में लगता है, बंदर क्या है पेंसिल तो देते हैं। फर्स्ट कीजिए हम किसी टॉय कंपनी में पैकिंग डिपार्टमेंट, तो हमारा काम है कि जितने ऐसे बंदर बने हैं उनको डब्बों में डालना, साथ में 2 पेंसिल, जो भी आदमी जरूरत खोले तो उन्हें डालिया। 4 रुपए का खिलौना लेकर उसमें 20 रुपए के सेल ना होना, बटन दबा भाई तुम जहाँ इतने पैसे लेते 20 रुपए और लेते, आप सेल लेने वापस जाएंगे। सेल होना बहुत, तो हमारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, कस्टमर का ख्याल रखती, तो हमने सेल हम देते, ठीक है ना। तो मंकी टॉय है प्लस 2 पेंसिल सेल्स 1 कंप्लीट सेट। केमिस्ट्री वाले लोगों को केमिस्ट्री ना लिखना, तो हर आदमी को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी जो पैकिंग डिपार्टमेंट में है कि एक बंदर उठाओगे, 2 पेंसिल सेल उठाओगे, डब्बे में डालोगे, ठीक है। हमारे पास 1000 मंकी टॉयज है और 1000 पेंसिल सेट है, कितने सेट मिल जाएंगे? क्यों भाई, मंकी 1000 है तो 500 से बनेंगे, क्योंकि अब आपको ख्याल आएगा कि सेल 1000 जो कि कम है। ये बात किसी और से कहेंगे, ये भी खाओगे, ये भी खाओगे, तो कहेंगे ये कम है तो बचेगा, कम का है तो बराबर है, हम उसको समझाएंगे। कम इस सेंस में नहीं है, वैल्यू के लिहाज से तो बराबर है, ये कम इस सेंस में, लेस देन रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मंकी टॉय आपके पास 1000 है तो सेल आपके पास 2000 हो। अगर ये 2000 से जरा से भी कम होंगे तो ये लेस है, मसला के लिए 1800, तो अभी भी आप क्या कहेंगे, ये कम है, क्योंकि क्या होगा 900 मंकी और 1800 सेल से आप 900 डब्बे बना लेंगे और उसके बाद सेल खत्म, मंकी अभी भी 100 टोड़े में चढ़ा रहे हैं। तो अभी भी ये 1000 ज्यादा है और 1800 कम है। तो जो कम है, जो पहले खत्म हो गया, जिसने प्रोसेस रोक दिया, जैसे ही सेल खत्म हुए सारे लोग, सारे जो एम्प्लॉई ऐसे बैठ जाए, अभी काम तो नहीं करेगा, सेल खत्म हो गया, अभी तो मंकी तो है, तो अकेले मंकी को डाल दें, तो प्रोसेस स्टॉप्स। एक भी कंपोनेंट कम हो गया, योर प्रोसेस स्टॉप्स। तो इसका मतलब है ये क्या है, लिमिटिंग। और ये क्या हुआ, तो ये ज्यादा है, हालांकि आंखों से देखें तो ये ज्यादा है, लेकिन असल में ये रिक्वायरमेंट से कम है, और ये कम होकर भी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। ये है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या ट्रिक, वो देखते हैं, आइए समझा कर बता। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है और मैं आपसे ये कहूं कि एक 32 ग्राम CH4 and 256 ग्राम O2 is present, calculate the limiting reactant। हिसाब लगाइए दोनों में से कौन लिमिटिंग है, और इतनी तो अगर आ गई कि ये देख करके कौन 32 है कौन 256, इससे नहीं पता चलेगा, बल्कि कौन रिक्वायरमेंट से कम है, ये हिसाब कैसे बड़ा आसान। एक रिएक्टेंट है CH4, एक रिएक्टेंट है 2, इसका मास है 22, इसका मास है 2। क्या करें, मीथेन का ये कितने मोल है यहाँ पर 1, और मीथेन का मोलर मास कितना है 16, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16, यानी मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल 16 आया, 16 से डिवाइड।
इधर मोलर मास कितना है O2 का 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें जो उसके मोल्स है क्या बनेगा 64, तो इसको 64 मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ द इक्वेशन, उससे डिवाइड करें। अब इसका डिवाइड करने का आंसर क्या आएगा 2, इसके डिवाइड करने का आंसर क्या आएगा, थोड़ी सी समझदारी है, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 होगा, ये आंसर आएगा। तो हमने कहा जिसका आंसर छोटा आएगा वो लिमिटिंग और जिसका आंसर बड़ा आएगा वो एक्सेस। तो इसका मतलब है ये ट्रिक एक्सेस और लिमिटिंग निकालने की क्या हुई कि जब हम आपको मास दें दोनों रिएक्टेंट का और पूछें इन दोनों में से कौन लिमिटिंग है, तो आपका काम क्या है, उन दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय देयर मोल्स। तो आप रफ में निकाल लें 16 इसका मोलर मास था 1 मोल थे तो 16 से डिवाइड होगा। O2 का मोलर मास 32 था उसके मोल्स 2 थे तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 64 से डिवाइड होगा। तो जिसका आंसर बड़ा वो एक्सेस, जिसका आंसर छोटा वो लिमिटिंग। तो मैंने किया, आप भी कुछ करें। वही काम हुआ जो थोड़ी देर पहले किया। अब आपके सामने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का, इसी का हिसाब लगाइए दोनों में से किसका रेशियो छोटा है और किसका ज्यादा है। तो आपने देखा N2 है और 3H2, N2 का मास 56 दिया और N2 का मोलर मास होगा 28, आंसर आएगा। H2 का हमें 18 दिया है, H2 का मोलर मास 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसको 6 से डिवाइड करें आंसर आएगा 3। अब ये कम है तो ये लिमिटिंग हुआ, ये ज्यादा है तो ये अगर हम आपको ऐसे क्वेश्चन करें और आपसे कहेंगे कि 100 ग्राम 100 ग्राम तो मैंने क्या इसी तरीके से शुरू हो जाए, मैं आपको इसमें एक और फॉर्मूला दे दूं
इस सवाल में जब आपने लिखा कि SO2 के 2 है, O2 का 1 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 600, आपने मेरी बात समझते हुए कहा SO2 100 ग्राम दिया है और SO2 का मोलर मास बन रहा है 64, टू से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये बन गया 128, तो मैं इसे 128 से डिवाइड करूंगा। अब O2 का भी 100 दिया है और O2 का तो सिर्फ 1 मोल है और O2 का होगा 32, तो इसको 32 से डिवाइड करना है। ये कॉम्प्लीमेंटिंग होगा तो कैंसिल करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, ये से नंबर देखिए, ये जानबूझ के इसलिए ये है कि अब आपको एक समझदारी की बात देखनी है। जब दोनों का मास सेम हो, यानी न्यूमरेटर दोनों का सेम हो, तो फिर आपको टेक्निकली कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस यूज करना है। इधर भी 100 इधर भी 100, यहाँ 100 को डिवाइड करना है 128 से, यहाँ 100 को डिवाइड करना है 32 से। तो मेरा ख्याल है इतनी अकल तो हमें है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो फिर ये देखा जाता है किसको बड़े नंबर से डिवाइड करना है, किसको छोटे। इसको बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर छोटा आएगा, जिसको छोटे नंबर से डिवाइड करना है उसका आंसर बड़ा आएगा। आपको आंसर क्या लेना है, आपको तो ये लिखना है किसका आंसर छोटा और किसका आंसर बड़ा। एक नजर में अंदाजा हो रहा है कि मैं 100 को 128 से डिवाइड करूं तो छोटा जवाब आएगा, हाँ 100 को 32 से डिवाइड करूं तो बड़ा आएगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं ये कहूंगा क्योंकि इसका जवाब छोटा है इसलिए लिमिटिंग और इसका जवाब बड़ा है इसलिए। तो इसका मतलब ये निकला कि जब मुझे अलग अलग मार्क्स दिए हो जो मैंने शुरू के 2 क्वेश्चंस में दिए हैं, तब ये बात की जरूरत है कि हम उसे बाकायदा कैलकुलेट करें, उसे बगैर नहीं सकता। लेकिन अगर उन्होंने हमें सिमिलर मार्क्स दे दिए, जो अक्सर दे देते हैं, तो और भी सहूलियत हो गई ना। अब ये वो बातें हैं जो पेपर बनाने वाले ये बात ध्यान में रखते हुए कि वो बच्चे हैं जो बगैर कैलकुलेटर करे, तो उनको लगेगा ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो गया। ये देखते हैं बच्चा कितनी चालाकी के साथ करता है। तो ये हमारा पूरा काम हो गया। सिचोमेट्री की वो दोनों बातें भी हो गई जो मैंने आपसे की। तो अब सिर्फ हम ये चाहेंगे कि हम जब टेस्ट लेंगे इस वीक वाला तो इसी तरह ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इसी दफा एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ था, उसका भी कोई सवाल हम दे सकते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बेसिकली ज़्यादा तवज्जो होगी मोलेवोगैड्रो पर और इस केमिकल स्टिचोमेट्री पर। तो अब ये मगर उससे पहले हम ये चाहेंगे कि हम यहाँ क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ये आप एग्जैक्टली जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसी अंदाज से वैल्यूज बहुत सोच समझ के दी गई है ताकि हर बच्चा बगैर कैलकुलेटर के आसानी से कैलकुलेट करे। और इसमें सारी सिचुएटी वाली जो हमने वाला किया है सारे सवाल हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक सही कर पाते हैं।
शीट आप करेंगे पूरी और कल अपने साथ लाएंगे। हम पहले इसको रिव्यू करेंगे, आपके आंसर लिखे हुए होंगे और आसान हो जाएगा काम। और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर हुआ चैप्टर नंबर 5 केमिकल। और अपनी की पॉइंट वाले बोल देगा।